बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो हमने आपसे सेंटर में कोचिंग सेंटर में आपसे जो प्रीलिम पेपर कंडक्ट किया उसके क्वेश्चन नंबर 6 को आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। इसका सॉल्यूशन हमारी एक स्टूडेंट ने हमसे शेयर किया हुआ है, बल्कि आप तमाम लोगों ने अपने जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो हमसे शेयर किए थे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को तेज़ी से कोशिश करते हैं कि कवर करें। इस वीडियो को जितना छोटे से छोटा मुख्तसर करके बना सकते हैं बनाएं, ताकि आपका वक्त बचे और आप मज़ीद चीज़ों को भी स्टडी कर सकें। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यकीनन। इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हमें नॉर्मली बनाना होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम दोनों बुक्स के बैलेंसेस को लिखकर जो डिफरेंसेस की वजूहात होती हैं उन्हें ऐड या लेस करते हैं, ताकि हमारी और बैंक की बुक के बैलेंसेस सेम हो जाएं और हमें तसल्ली हो जाए कि अगर हम बैंक का बैलेंस कुछ और दिखा रहे हैं और बैंक हमारा बैलेंस कुछ और दिखा रहा है, तो उसकी वजूहात जब ऐड और लेस हो जाएंगी हमारे पास और बैंक के पास, तो दोनों के बुक्स के बैलेंस सेम हो जाएंगे। इसके लिए आइए सवाल देखते हैं। क्या रहा? कंपैरिजन ऑफ कैश एंड बैंक रिकॉर्ड्स ऑफ मिर्जा गालिब कॉर्पोरेशन रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मिर्जा गालिब कॉर्पोरेशन के कैश और बैंक के रिकॉर्ड्स को जब देखा गया तो उससे पता चली ये तमाम बातें। एक से लेकर आप देख सकते हैं, एक से लेकर आपको 10 तक कुछ पॉइंट्स दिए हैं। रिक्वायर्ड में कहता है प्रीपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अप्रैल 30 2016 को बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे एक स्टूडेंट ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आंसर हमसे शेयर किया हुआ है। मिर्जा गालिब कॉर्पोरेशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन अप्रैल 30 2016 या फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30 2016 भी लिखा जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि ये लाइन ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। इसके फौरन बाद पर्टिकुलर्स और फिर बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट की है रॉ आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले लिखते हैं बच्चों अनएडजस्टेड बैलेंस, जो कि क्वेश्चन में दिए हैं। इनको अनएडजस्टेड बैलेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैलेंसेस एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे होते। हमें इनमें मुख्तलिफ चीजों को ऐड और लेस करके इन दोनों को एक जैसा बनाना होता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझे कैश बुक का बैलेंस नजर आ रहा है 25,000। कोशिश करता हूँ कि साथ साथ वो छोटी छोटी बातें भी ऐड करता रहूं जो कि यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन आपके लिए फ्रूटफुल है। मसलन कैश बुक के बैलेंस के आगे अगर कुछ ना भी लिखा हो तो याद रहे हमारी कैश बुक हमारे बैंक का बैलेंस नॉर्मली पॉजिटिव दिखाती है, डेबिट साइड दिखाती है, चाहे डेबिट लिखा हो या ना लिखा हो। और इसका मतलब होता है कि हमारी कैश बुक का बैंक का बैलेंस नॉर्मल है, पॉजिटिव है। आप 25,000 पॉजिटिव लिखेंगे। सर कब माइनस में लिखना होगा? जब यहाँ लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, यानी आगे सीआर या ये माइनस में लिखा हो, ब्रैकेट में लिखा हो या ओवरड्राफ्ट लिखा हो, तो फिर आप इस 25,000 को यहाँ इस जगह माइनस के साइन में लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन हो तो बैंक हमारा स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे दिखाता है, क्योंकि बैंक वालों के लिए हमारा पैसा उनकी लायबिलिटी होती है। और अगर कुछ ना बताया जाए तो यही समझा जाता है कि बैंक हमारे बैलेंस को क्रेडिट में ही दिखा रहा है और ये 50,000 रुपीज बैंक में हमारे मौजूद हैं, यानी बैंक कह रहा है कि उसके पास हमारे पैसे मौजूद हैं। सही है, ये उसकी लायबिलिटी है, हमारे लिए हमारा एसेट है। तो हमारे बैंक स्टेटमेंट में बैंक ने जो हमें स्टेटमेंट भेजा उसमें हमारा बैलेंस 50,000 दिखाया, कुछ नहीं लिखा तो ये नॉर्मल है। आप देख सकते हैं 50,000 नॉर्मल लिखा है। और अगर क्या लिखा हो कि इसे माइनस में लिखा जाए, इसके आगे डेबिट लिखा हुआ हो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट, ओवरड्राफ्ट या ब्रैकेट लिखी हुई हो, तो हम इस 50,000 को यहाँ इस जगह माइनस में लिखेंगे। बहरहाल आप देख सकते हैं दोनों बैलेंस पॉजिटिव थे। मैं कोशिश करता हूँ इन 3 से लेकर 10 तक पॉइंट्स को तेजी से कवर करूं। पॉइंट नंबर 3 में कहता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। हमने चेक जमा करवाया लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा। 15,000 रुपए का चेक है। जब हमने चेक जमा करवाया तो हमने अपनी किताब में लाजमी लिख लिया होगा। किसने नहीं लिखा? बैंक वालों ने नहीं लिखा, क्योंकि चेक के पैसे बैंक दूसरे बैंक से मंगवा रहा होगा। चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसको बेहतर है लिखना अनक्लियर चेक। लेकिन अगर आप इसे डिपॉजिट इन ट्रांजिट भी लिख दें तो गुनाह वाली बात नहीं है, बेहतर है कि आप इसको अनक्लियर चेक लिखें। तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट ने अनक्लियर लिखते लिखते इसको कट किया और डिपॉजिट इन ट्रांजिट लिख दिया। बहरहाल मैंने कहा ये गलत नहीं है और हम तो इसे ऐड कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि हमने चेक जमा करवाया है अपने अकाउंट में, बैंक नहीं दिखा रहा, तो बैंक जैसे ही पैसे दूसरे बैंक से मंगवा लेगा हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा। हमने फिलहाल बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में 15,000 ऐड किए, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। कहाँ? जब हमने कैश बुक में इसे लिखा होगा।
और बैंक वालों ने इसे ऐड नहीं किया, तो हमने बैंक के बैलेंस में, बैंक ने जो स्टेटमेंट भेजा उसके बैलेंस में इसे ऐड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ता हूँ, चेक इशूड, चेक दिया गया, किसने दिया, यकीनन हमने दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन जिसे दिया वो हाजिर नहीं हुआ बैंक में। तो जरा इत्मीनान से सोचिए, जब आप किसी को चेक देते हैं तो आप अपने पास से अपने बैंक बैलेंस को कम करते हैं। बैंक आपके अकाउंट से पैसे तब तक कम नहीं करता कि जब तक वो शख्स चेक लेके बैंक ना पहुंचे और बैंक उसे हमारे अकाउंट से पैसे निकाल कर ना दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो चेक इशू करते ही अपने पास से माइनस कर लिए, लेकिन क्योंकि वो हाजिर नहीं हुआ, नॉट प्रेजेंटेड, कहाँ हाजिर नहीं हुआ, बैंक में, कितने माइनस नहीं किया अभी तक बैंक ने, कितने माइनस नहीं किए, 32,000। तो जैसे ही वो शख्स बैंक में हाजिर होगा, बैंक हमारे अकाउंट से 32 माइनस करेगा। हमने इसे अनप्रेजेंटेड चेक लिखकर माइनस किया हुआ है। यहाँ कोशिश करिए कि ये इस तरह की ड्राइंग ना करें, बल्कि सीधा सीधा कॉलन का निशान बनाएं, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे, इस तरह से डैश हाइफन लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ कॉलन बनाइए। तो अनप्रेजेंटेड चेक लिखकर हमने इसे माइनस किया, 32,000 रुपीज बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ रुपीज 8,000 इशूड टू सप्लायर। पहले इतने स्टेटमेंट का मतलब समझें। हमने एक 8,000 रुपए का चेक सप्लायर यानी उस शख्स को दिया जिससे हम माल खरीदते हैं। अभी खरीदा नहीं है, खरीदा पास्ट में होगा, लेकिन हमने उसे 8,000 रुपए का चेक दिया। और क्यों दिया, यकीनन पैसे देना हमारी जिम्मेदारी होगी और हम उसे 8,000 रुपए का चेक दे रहे हैं। लेकिन गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट से 8,000 रुपए माइनस करने के बजाय कितने माइनस किए, 800। गलती किसने की, बैंक ने। सही भी कहाँ होगी, बैंक स्टेटमेंट में, यानी बैंक ने जो बैलेंस भेजा है उसमें। फिर बोलते हैं एक बार, जब हम 8,000 का चेक देते हैं तो हम अपने पास से 8,000 रुपए माइनस करते हैं। बैंक को चाहिए वो भी हमारे अकाउंट से 8,000 माइनस करे, लेकिन बैंक ने एरेनियसली का मतलब गलती से, मिस्टेकनली, रॉन्गली, सबका मतलब गलती से, बैंक ने हमारे अकाउंट से गलती से 800 रुपए माइनस किए। कितने माइनस नहीं किए बैंक ने, 7,200 रुपए और माइनस करने चाहिए बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। आप देख रहे हैं पासबुक बैंक स्टेटमेंट से 7,200 रुपए और माइनस हुए, इसको लेस लिखा हुआ है। और एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बैंक, इतनी अंग्रेजी इनफ है। उसके बाद मेरे बच्चों अगले सेंटेंस पे आता हूँ। ऑनलाइन डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन द बैंक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए पैसे जमा करवा दिए। ये बात हमें कब पता चली, मंथ एंड पर। तो हम भी इस 8,000 रुपए को अपनी किताब में लिखेंगे, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए हैं, हमने अभी तक नहीं बढ़ाए। तो 8,000 रुपए हमने लिखे और इसको डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर या ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर भी लिखते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इस पर कोई एतराज नहीं है मुझे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 7 में, डिसऑनर चेक। डिसऑनर का मतलब होता है कि किसी ने हमें चेक दिया, किसने दिया, कस्टमर ने। वो चेक हमने अपने अकाउंट में जमा करवाया और जमा करवाते हुए हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया होगा। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आया तो बैंक स्टेटमेंट के साथ उस कस्टमर का चेक भी वापस आ गया और पता चला कि उसने जो चेक दिया था उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो हमारे बैंक ने हमें उसका दिया हुआ चेक वापस भेज दिया और बोला जिसने आपको चेक दिया है उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है, बेईमानी की है, उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। इसका मतलब है हमने जो अपनी बुक में अपने बैंक बैलेंस को 1,500 से बढ़ा लिया होगा, कस्टमर का चेक जमा करवाते वक्त वापस हमें अपनी बुक से 1,500 रुपए क्या कर देने चाहिए बच्चों, लेस कर देने चाहिए। तो आप सब इसे डिसऑनर चेक के तौर पर लेस करेंगे अपनी बुक से। आप देख सकते हैं यहाँ लेस हुआ हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अक्सर बच्चे पेपर करते हुए गलती क्या करते हैं, यहाँ तो लेस लिख देते हैं, यहाँ लेस की ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। कुछ बच्चों की कॉपी चेक करते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि उन्होंने यहाँ लेस लिखा, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ माइनस लिखा, यहाँ लेस नहीं लिखा। तो इस चीज का खास ख्याल रखें प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस चीज को मेक श्योर करें कि प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए जैसे स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रही है। उसके बाद प्यारे बच्चों, इशूड पॉइंट नंबर 8, इशूड अ चेक 7,200। हमने एक चेक दिया 7,200 रुपए का एडवर्टाइजिंग के बदले में, जो कि नहीं लिखा गया फर्म के अकाउंटेंट्स के जरिए, यानी फर्म के अकाउंटेंट ने इस बात को लिखा नहीं। तो बताइए जब हम किसी को चेक देते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, कम होता है? यकीनन आपका जवाब है हमारा बैंक बैलेंस कम होता है। तो हमें अपने बैंक को कम करना चाहिए था 7,200 से, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने इस बात को लिखा नहीं। इसका मतलब है हमने अपनी बुक में अपने बैंक बैलेंस को कम नहीं किया, अब कम कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने एरर इन रिकॉर्डिंग बाय फर्म लिखकर 7,200 रुपए अपने पास से लेस किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट, बैंक सर्विस चार्जेस। यकीनन बैंक वाले सर्विस चार्जेस हमसे लेते हैं और ये बात हमें पता चलती है बैंक स्टेटमेंट के आने पर। बैंक हमारे अकाउंट से ये पैसे क्या कर चुका होगा, लेस।
हमें भी करने चाहिए अपनी बुक से लेस। तो आप देख सकते हैं हमने लेस किया हुआ है बैंक सर्विस चार्जेस अपनी बुक से 500 रुपीज। एंड द लास्ट वन इज प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में प्रॉफिट दिया, बढ़ाया हमारे अकाउंट को, बैंक ने अपनी जिम्मेदारी बढ़ाई 2000 रुपए, और हमारे एसेट्स में हुआ इजाफा, हमारे बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा। हमें अपनी बुक में 2000 रुपए बढ़ाने चाहिए। आप देख सकते हैं प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, 2000 रुपए हमने अपनी बुक में ऐड किया है। अब सारे बैलेंसेस को ऐड लेस करने के बाद दोनों साइडों के बैलेंस सेम आ चुके हैं, और इस बैलेंस को कहा जाता है एडजस्टेड बैलेंस। इस तरह से इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड ए जो कि एक ही था कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं सेफ साइड, अगर आपके पास 2 मिनट एक्स्ट्रा हो तो जरूर इस बात को सुन लें कि अगर पेपर में वो लिख कर दे दें यहाँ एक छोटा सा रिक्वायर्ड, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, तो याद रहे हम एंट्रीज सिर्फ अपनी कैश बुक के कॉलम की बनाते हैं, और किसकी बनाते हैं याद रहे, जिन्हें हमने ऐड किया और जिन्हें हमने लेस किया, ना अनएडजस्टेड बैलेंस की एंट्री बनती है और ना एडजस्टेड बैलेंस की। तो आप देखिए अगर यहाँ गौर करें तो 2 पॉजिटिव पॉइंट है और 3 नेगेटिव। मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 मिनट में जल्दी से इनकी एंट्रीज बोल दूं ताकि आपको ये एंट्रीज सुनकर और फायदा हो। मेरे बच्चों, ये दोनों एंट्रीज पॉजिटिव होने का मतलब है हमारे बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा, तो हम कंपाउंड एंट्री कॉल कर रहे हैं। समाज फरमाइएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। बैंक डेबिट 10,000 रुपीज, और पहला क्रेडिट क्योंकि कस्टमर ने ऑनलाइन डिपॉजिट करवाया था, तो जब उसने पैसे दे दिए तो उससे पैसे लेने का राइट मेरे पास से चला गया। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से, बैंक डेबिट 10,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 8,000। और प्रॉफिट जब बैंक हमें देता है तो प्रॉफिट मिलने से हमारी आमदनी में इजाफा होता है, उसे इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होगा 2,000। एक बार दोबारा एंट्री बोल रहा हूँ, बैंक डेबिट 10,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 8,000, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 2,000। ये एक एंट्री बन गई। अब इसके बाद माइनस वाली तमाम अमाउंट देख लेते हैं। 1,500, 7,200 एंड 500, ये बना 9,200 रुपीज। इतने रुपए से हमारा बैंक कम हुआ। तो मेरे बच्चों में क्या करने लगा हूं, मैं 3 चीजें डेबिट करूंगा और बैंक क्रेडिट होगा 9,200 रुपए से। अब पहला डेबिट क्या होगा, तो देखिए जब कस्टमर का चेक डिसऑनर होगा तो यकीनन मेरे पास उस कस्टमर से दोबारा पैसे लेने का राइट आ जाएगा। डेबिट होना चाहिए अकाउंट रिसीवेबल। एंट्री बनेगी, सेकंड एंट्री कॉल कर रहा हूं, और ये याद रहे सारी एंट्रीज जो बनेंगी दोनों ये कब बनेंगी, अप्रैल 30, 2016 पर। क्या एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1,500। फिर इसके बाद ये 7,200 क्या था, ये देख लेते हैं। 7,200 था कि हमने जो है सप्लायर को चेक दिया था 8,000, बल्कि सॉरी 7,200 रुपए का हमने चेक दिया था एडवर्टाइजिंग के लिए, जो कि हमारे अकाउंटेंट ने लिखा नहीं था। तो एडवर्टाइजिंग के लिए जब आप चेक देंगे तो एडवर्टाइजिंग करवाने से हमारा क्या होता है बच्चों, खर्चा। खर्चा हमने लिखा नहीं, हमारे अकाउंटेंट ने इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पहला डेबिट बोला था अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा डेबिट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1,500, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट 7,200, और बैंक सर्विस चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, बैंक सर्विस चार्जेस डेबिट 500, और बैंक क्रेडिट 9,200। उम्मीद करता हूं कि प्रीलिम का ये पेपर जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस किया, इसमें अगरचे कि सिर्फ रिक्वायर्ड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था, लेकिन आप लोग पेपर की प्रिपरेशन में यकीनन एंट्रीज को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता पेपर में एंट्रीज भी बनाने को कह दे तो आपको एंट्रीज बनानी आती हो। आपको बहुत अगर कहीं कोई खुदा ना खास्ता इस समझने में, मेरे लेक्चर को समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन हुई हो, कहीं कोई बात प्लस माइनस करते हुए समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे और जो मेरे साथ मेरे तमाम कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर और फेसबुक पर, और यहाँ चैनल पर भी आप वीडियो पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जल्द से जल्द जवाब दिया जाए, क्योंकि आपके पेपर्स जो हैं वो करीब तो हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि आया 9 से स्टार्ट होंगे या नहीं। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक पेपर 9 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, और जैसे मुझे फर्दर कंफर्म होगा इंशाल्लाह मैं आपको मजीद बताऊंगा। लेकिन जहां तक मुझे BIE का जो नोटिफिकेशन बोर्ड ने निकाला है वो पढ़कर जो मुझे समझ आया उसके मुताबिक पेपर पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, और जैसे ही पेपर की नई डेट आएगी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में प्रीलिम पेपर के एक और सवाल की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।